मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मेघराम जी मीडिया से टीआरए, आपका भी बहुत सहयोग है, आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। अब वक्त काफी हो चुका है। आज के हमारे इस समारोह के अतिथि के रूप में थोड़े से हमारे अनुरोध पर और राजस्थान सरकार में रहते हुए भी आपने इस मुहिम को, युवाओं की इस पीड़ा को, इस भावनाओं को सरकार तक पहुंचाने के लिए और उनके वाजिब हक को दिलाने के लिए माननीय हरीश जी चौधरी साहब ने जो मुहिम शुरू की थी। आप सीनियर हो साहब, नजर आते वरिष्ठ आप सीनियर हो इसलिए धन्यवाद। सर के अनुरोध से भी कहा था कि सर हमारे राजाराम जी मील साहब वरिष्ठ हैं इस टीम में, आमंत्रित है सम्माननीय हरीश जी चौधरी साहब। संघर्ष की भूमि जागृति और संघर्ष की भूमि, तेजा जी की भूमि, बलदेव राम मिर्धा जी की भूमि को मैं नमन करता हूं, नागौर को नमन करता हूं। आज दुनिया में बहुत कुछ है, मुद्दे हैं, बहुत संघर्ष है, बहुत हम लोगों के लिए कठिनाइयां हैं, बहुत बातें हम लोगों को साझा करने के लिए है। और आज जिस इकलौती बात के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, वो जो संविधान ने हम लोगों को अधिकार और हक दिया आरक्षण का, और वो हक और अधिकार 27% से शुरू हुआ, न्यायपालिका के आदेशों से कि वो 50% से ज्यादा कोई भी आरक्षण नहीं होना चाहिए इस देश के अंदर। उस आदेश की पृष्ठभूमि में 21% आरक्षण राजस्थान के अंदर उस वक्त की तत्कालीन सरकार ने किया। वो 21% आरक्षण किसके लिए? वो 21% आरक्षण आधी से अधिक आबादी के। यह आधी से अधिक आबादी कितनी है? 50% है, 65 है, 60 है, 75 है, ये किसी को भी नहीं पता। और ये पता क्यों नहीं? इसके पीछे मंशा क्या है? युवा साथियों, किसान भाइयों, इसके पीछे सोच क्या है? ये वही सोच है जिसके सामने हम लोगों को आज संघर्ष करना पड़ा। अगर जातीय जनगणना होगी तो किसी भी जाति को नुकसान नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति को नुकसान नहीं होगा, देश में किसी संस्थाओं को नुकसान नहीं होगा, लोकतंत्र को नुकसान नहीं होगा, धर्म को नुकसान नहीं होगा। उसके बावजूद भी ये जातीय जनगणना नहीं। ये जातीय जनगणना नहीं होने के कारण इस मंच पर अपना अपना आकलन हम लोग कर रहे हैं कि ओबीसी के जनगणना नहीं होने के कारण ओबीसी की जनसंख्या इतने प्रतिशत है और इतनी प्रतिशत। ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि ये व्यवस्थाएं हम लोगों को कहां धकेलना चाहती है, व्यवस्थाएं हम लोगों के लिए क्या सोच रखती है, ये व्यवस्था हम लोगों के लिए किस तरह का फैसला किया। ये पृष्ठभूमि, ये विद्यार्थी जो नौकरी के लिए तैयारियां कर रहे थे, योग्य बन रहे थे, वो विद्यार्थी राजस्थान के अंदर इकट्ठे हुए और चंद विद्यार्थी 50-100 की संख्या के अंदर उन्होंने जब ये महसूस किया कि ये जो 21% आरक्षण की व्यवस्था है, उस आरक्षण के बावजूद भी हम लोगों के लिए, ओबीसी के छात्रों के लिए जो पद नौकरी के लिए परीक्षा के बाद परिणाम के अंदर शून्य है, 1% है, 2%। जब ये 50-100 नौजवानों ने संघर्ष शुरू किया तो किसी ने उनके नौजवानों के संघर्ष की पहले प्राथमिक तौर के ऊपर कोई भी उसकी जानकारी नहीं होने के कारण कोई भी सहमत नहीं हुए। हर किसी के जहन में यही बात थी कि ये योग्य नहीं है, नौकरी नहीं पा सक रहे हैं, इसलिए ये लोग ऐसे ही हल्ला कर रहे हैं, ऐसे ही विवाद कर रहे हैं। धीमे धीमे वो नौजवान साथी, कई नौजवान साथियों के साथ अन्याय हुआ। उस अन्याय होने के बावजूद भी
उन्होंने किसी के साथ साझा नहीं करा। वो परिवार में जाकर ये बात करते हैं कि साहब हमको नौकरी इसलिए नहीं मिली क्योंकि पद भी नहीं थे। तो परिवार वाले भी उन पर विश्वास नहीं करते, नहीं तुमने तैयारी नहीं करी। अपने मित्रों को अगर ये बात करते हैं तो मित्र भी उनकी इस बात पर विश्वास नहीं करते। ये पृष्ठभूमि है उन नौजवानों की। हक और अधिकार के बावजूद, योग्यता के बावजूद उन नौजवानों को नौकरी नहीं मिली और 50-100 नौजवान जब आपस में इकट्ठे हुए, उन्हीं की जोश, उन्हीं की आपस में समझ और उनकी ताकत से ही आंदोलन शुरू हुआ। पहले दफे जब वो नौजवान साथी पूरे राजस्थान के अंदर उन नौजवानों को बुलाया तो जयपुर के अंदर चंद लोग इकट्ठे हुए। चंद लोग जब जयपुर के अंदर इकट्ठे हुए इस संघर्ष की शुरुआत करी। और संघर्ष के पीछे कारण क्या? हर कोई व्यक्ति विचारधारा रखता है, हर कोई व्यक्ति अपनी आस्था रखता है। पर जब किसी भी वर्ग के साथ अन्याय होता है और वो वर्ग के अंदर पैदा होने वाला व्यक्ति मौन रहता है, शांत रहता है, तो उसके इतिहास माफ नहीं करता है, आने वाली पीढ़ी उसको माफ नहीं करती। हर कोई व्यक्ति चाहता है। आज हम लोगों ने सैकड़ों नहीं हजारों सालों के संघर्ष के बाद आज हमारी ये स्थिति बनी। वो अलग बात है कि इन संघर्षों को हम लोगों ने भूल लिया है। जो व्यवस्थाओं से हमने पाया है, हमारी जड़ हम लोग भूल चुके हैं। ये बड़ी कड़वी सच्चाई। आज देश के अंदर आजादी के बाद में, आजादी से पहले तो हम लोगों के पास कोई भी निर्णय की ताकत नहीं थी। आजादी से पहले हमारे को हक कहां से मिलता था? हमको हक जो ब्रिटेन के अंदर बैठे भी व्यवसायी थे वो भीख के तौर के ऊपर देते थे। आजादी के बाद के अंदर अगर सबसे बड़ा अगर कोई फैसला हुआ तो फैसला था खातेदारी के अधिकार। उस खातेदारी के अधिकार को फैसले के कारण ही आज मंच पर बैठे हुए तमाम लोग, सेक्रेटरीट में बैठे हुए लोग, हर कोई अगर मूल अगर कोई जड़ और आधार है तो खातेदारी का अधिकार था। जिस जमीन के ऊपर हम लोग मजदूरी करते थे, हमारे पूर्वजों ने कभी भी कल्पना नहीं करी कि उस जमीन का मालिकाना हक हम लोगों को मिलेगा। उस जमीन का मालिकाना हक हम लोगों को मिला 1954 की। वो दिन आज हम लोग, आज हमारी पीढ़ी वो दिन याद नहीं कर रही है। वही कारण है, इकलौता कारण है कि हम हमारे इतिहास, हम हमारे जड़ को भूल गए हैं। इसलिए उन लोगों के पास ताकत, जिन लोगों के पास है फैसले करने के लिए, उनकी जो इच्छा होती है वो फैसले कर लेते हैं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों एक साथ आजाद हुआ। पाकिस्तान के अंदर आज भी आजादी के 75 वर्ष बाद भी उस जमीन के ऊपर मजदूरी करने वाले को मालिकाना हक नहीं। आज भी 50-50 हेक्टेयर जमीन उन्हीं लोगों के पास है जो पहले से उसके ऊपर काबिज थे व्यवस्थाओं के अंदर। ये भारत है जिसके अंदर ये राजस्थान और ये अपन लोगों को किसी ने भीख पे नहीं दी। बहुत लंबा संघर्ष चला, जागृति का संघर्ष चला। प्रश्न पूछने वाले कई लोग ये पूछते कि फैसला, मैं उदाहरण देना चाहता हूं। और बलदेव राम जी मिर्दा और उस पीढ़ी को नमन क्यों करता है, मैं उसका कारण बताना चाहता हूं। मेरे खुद के संसदीय क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जिस वक्त ये खातेदारी के अधिकार का फैसला हुआ, वहां इस प्रकार की और भ्रांतियां फैलाई गई कि खातेदारी के अधिकार के माध्यम से आप लोगों को जमीन का मालिकाना हक मिला है जैसलमेर के अंदर, वो स्थायी नहीं है। वहां आने वाले समय के अंदर आप लोगों को जमीन का मालिकाना हक से कोई व्यवस्थाओं के अंदर फर्क नहीं पड़ेगा। और आज भी आजादी के 75 वर्ष बाद भी जैसलमेर के किसान जो जमीन काश्त करते थे, आज उनके जमीन राजस्व रिकॉर्ड के अंदर उनका मालिकाना हक नहीं है। आज जैसलमेर के अंदर सबसे बड़ी मांग कि हमारा नियमन करो या जमीन का अलॉटमेंट करो। और आज हम उन लोगों की पीढ़ी, अपनी जड़ को, जिसके कारण आज हम लोग यहाँ पहुंचे हैं, अगर उसको हम लोग याद नहीं करेंगे तो हमारे साथ लगातार अन्याय होगा। ये बड़ी कड़वी सच्चाई। कई लोग ये बात कर रहे हैं कि किसान का नौजवान आज खेत छोड़कर, खेती छोड़कर और नौकरी के लिए जा रहा है। हाँ, ये सच्चाई है। खेत के अंदर हम शेर के तरह काश्त करते थे और शेर की तरह हम लाटा लेते थे। हम आज ये बिल, ये लाइब्रेरी क्या है,
ये बिल है, ये गुफा है। उन गुफाओं के अंदर शेर के बच्चे क्या कर रहे हैं? उन गुफाओं के अंदर शेर के बच्चे, जो शेर गुफा के अंदर बैठकर अपने आप को मजबूत कर कर शिकार के लिए निकलता है, उससे पहले जो शेर करता है, ये नौजवान बच्चे लाइब्रेरी के अंदर कर रहे हैं। कई लोग ये बात कर रहे हैं लाइब्रेरी में क्यों बैठे? आज हम लोगों के साथ जिस खेती को सबसे उत्तम माना जाता था, आज उस खेती का जो हश्र हुआ, और राजा राम जी मील साहब के हैं, पगड़िया साहब, आप लोगों की पीढ़ी उस वक्त मौन रही है। इसलिए आज हम लोग खेती छोड़कर और लाइन लगाकर और नौकरी की तरफ जा रहे हैं। अगर खेती से एक ही परिवार के एक नौजवान अगर 20 से 30 हजार रुपए कमा रहा है, तो वो नौजवान खेत छोड़कर और पास के कस्बे, पास के शहर के अंदर 10,000 की नौकरी कर रहा है। मैंने सैकड़ों नौजवानों से बात करी, उनकी सोच जानने की कोशिश करी, तो एक ही बात थी कि साहब खेती में तो आज जरूर महीने के 30,000 50,000 रुपए मिल रहे हैं, आने वाले वक्त के अंदर ये 50,000 10,000 रुपए होंगे, और जब बाहर जाकर मैं नौकरी कर रहा हूँ वो आज मुझे 10,000 रुपए में मिल रहे हैं, आने वाले समय के अंदर वो लाखों रुपए होंगे। इसलिए मैं आज इस वक्त के अंदर मैं अपना खेत, घर, परिवार छोड़कर और कस्बों में और गांवों के से दूर अपने शहरों के अंदर नौकरी कर रहा हूं। ये मजबूरी है। ये मजबूरी किसने बनाई? ये मजबूरी उसी सोच ने बनाई जिसके खिलाफ आज ओबीसी के आरक्षण के लिए हम लोग संघर्ष करते। हमारे पूर्वज नौकरी के लिए नहीं जाते थे। हमारे पूर्वज देने के अंदर, राज को चलाने के लिए हर समय हमारे पूर्वज का हाथ इस तरह से रहता था, राज को देता था, राज चलता था उससे। आज हम राज से नौकरी लेने के लिए हाथ ऐसे कर रहे हैं। ये हाथ इस कैसे करने के पीछे हम लोगों की परिस्थिति क्या है कि ऐसे करने वाली व्यवस्थाओं के अंदर उस व्यवस्थाओं को बंद कर दिया गया, उस व्यवस्थाओं को खत्म कर दिया गया है जिसे खेती और किसानी कहा जाता है। थोड़ी बहुत हम लोगों को उससे व्यवस्थाओं के अंदर आज सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो व्यवस्थाओं में हमारी भागीदारी थी वो छोड़ी, तो वो तीन कृषि बिल के माध्यम से उसको भी समाप्त करने की कोशिश की। मैं आज धन्यवाद यानी साधुवाद देना चाहता हूं राजा राम जी मील साहब आपको और तमाम उन लोगों को जिसने संघर्ष किया उस कृषि बिल के खिलाफ। राजा राम जी मील साहब और जब किसान आंदोलन के लिए संघर्ष करने के लिए वो लोग रवाना हुए अपने घर से, तो सैकड़ों लोग ही थे। पूरे हिंदुस्तान के किसान, खुद को ये पता नहीं था कि किसी बिल के माध्यम से हम लोगों के साथ कितना अन्याय हो रहा है। चंद लोगों ने इस बात की जानकारी जब हासिल हुई, चंद लोग अपने घरों से बाहर निकले और कारवां बनता बनता लाखों नहीं, प्रत्येक किसान की भावना, उनका सहयोग उस किसान आंदोलन में हुआ। और उसके कारण एक लंबे संघर्ष के बाद में पूछने वाले ये भी पूछते हैं, राज में रहते हुए ये संघर्ष की आवश्यकता की? सतपाल मलिक जी राज में रहते हुए, गवर्नर रहते हुए उन किसान आंदोलन के अंदर उन किसानों की आवाज को तायद करने के लिए, बुलंद करने के लिए उनकी क्या मजबूरी हुई? दो रास्ते हैं, एक राज में रहते हुए मौन होकर राज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना, और दूसरा रास्ता जो सतपाल मलिक जी ने इख्तियार किया है, राज में रहते हुए अपने वालों की मजबूती से आवाज उठाने, पैरोकारी करने। आज विवाद से हम लोगों ने क्या हासिल किया? इतिहास बताता है कि विवाद से कभी भी किसी वर्ग ने कुछ हासिल नहीं किया। ये विवाद कौन करता है और किसके लिए करता है? ये गलत शब्द कौन इस्तेमाल करता है और किसके लिए इस्तेमाल करता है? कोई ना कोई पीछे बैठे हुए जो ये निर्णय करवा रहे हैं ओबीसी वाले आरक्षण के लिए, वही सोच हम लोगों के बीच में से कोई ना कोई किसी न किसी प्रकार की अभद्र भाषा, आपस में विवाद, आपस के अंदर किसी में किसी प्रकार का मतभेद, और वो मतभेद मनभेद तक पहुंचाता है। इसलिए उन लोगों की मंशा, इसलिए उन लोगों का जो ध्येय है वो पूरा होता है। इसके लिए इस तरह के फैसले हम लोगों के। आज ये मंच पर बात हो रही है कि हम लोगों को पता है, पर सच्चाई इस बात की कि हम लोगों को, ओबीसी के विद्यार्थियों को भी आज भी नहीं पता है।
बाड़मेर के बाद सूरतगढ़, सूरतगढ़ के बाद में चोमू और चोमू के बाद में आज हम लोग नागौर में। इकलौता जो ध्येय है नागौर के अंदर आकर और आप लोगों के बीच में बात रखने का, ये कड़वी सच्चाई कि हमारे नौजवान विद्यार्थियों को भी ये नहीं पता है कि इस ओबीसी के आरक्षण के अंदर सबसे बड़े दो गलत फैसले 2018 को जो ओबीसी के भूतपूर्व सैनिकों के लिए जो व्यवस्था करी गई वो परिपत्र और दूसरा रोस्टर, इसके कारण आज हम लोगों के साथ जो अन्याय हो रहा है उस अन्याय के बारे में हम लोगों को आपस के अंदर जागृत होने की जरूरत है। बड़ी कड़वी बात में आप लोगों को साझा कर रहे हैं कि हम आज वो जान रहे नहीं। कोई भी आप लाइब्रेरी में जाकर या कहीं भी, अर्जुन जी आप हर लाइब्रेरी में गई हो, हर विद्यार्थी से मिले हैं, किसी 100 विद्यार्थियों से आप रैंडम जाकर और आप पता कर लेना कि इस ओबीसी आरक्षण से आपको क्या नुकसान है, ये ओबीसी आरक्षण है इससे क्या प्रक्रिया बदली है, किसी को भी पता नहीं। उदाहरण देना चाहता हूं, वनपाल की भर्ती के अंदर हजारों नहीं कम से कम 10 लाख से ज्यादा ओबीसी के वर्ग के लड़कों ने, विद्यार्थियों ने फॉर्म भराए और सैकड़ों नहीं हजारों बच्चे आज कोचिंग इंस्टीट्यूशन के अंदर, कोचिंग क्लास के अंदर घर के पैसे खर्च कर रहे हैं। उन्हें यह पता नहीं है वनपाल और वन रक्षक के अंदर कि हम लोगों को 0 सीटें मिलेगी। ये हम लोगों की हकीकत की स्थिति है। अगर पृष्ठभूमि, अगर हम किसी के संघर्ष के अंदर हमारी पृष्ठभूमि और हमारी जो स्थिति है उसके बारे में हम लोग जानेंगे नहीं, आकलन नहीं करेंगे और सिर्फ नारे और भावनाओं के तौर पर हम आगे बढ़ते रहेंगे तो हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा और हम लोगों को मंजिल हासिल नहीं करेंगे। ये मैं बड़ी कड़वी बात आप लोगों के साथ करूं। तो सबसे पहला कदम कि हम लोगों के बीच में जागृति होनी चाहिए। एक एक व्यक्ति जो ओबीसी आरक्षण के अंदर पत्र धारक है उसके परिवार को यह पता लगना चाहिए कि ये हुआ क्या जिसके कारण आज ओबीसी आरक्षण के अंदर हमारे को 0 पद मिल रहा है। ये पता नहीं लगने के कारण आज ये फैसले के अंदर देरी हो रही है। इसके अलावा दूसरा और कोई कारण नहीं। अगर ये पता लग जाए 100% ओबीसी के विद्यार्थी और उनको परिवार के अंदर, तो आप दिनों की बात छोड़ो, घंटों की बात छोड़ो, मिनटों की बात छोड़ो, सेकंडों में होगी। जो केएल बगड़िया साहब आपने कहा कि वहां से अपने आप ही दिल्ली से आदेश हुआ कि जाकर और ओबीसी का आरक्षण का आप फैसला करें। उस ओबीसी के आरक्षण के अंदर, उस संघर्ष के अंदर एक और उदाहरण मैं देना चाहता हूं। हमारे खुद के परिवार के, हमारा खुद का खून, हमारा खुद का डीएनए, विश्नोई जाति। आज विश्नोई जाति को केंद्र के अंदर ओबीसी के अंदर नहीं लिया गया। आज भी उस संघर्ष के बावजूद भी, उस संघर्ष के बावजूद उनको नहीं लिया गया, उनके साथ अन्याय है। फिर कहीं से ये आवाज, कहीं से ये बात, कहीं से मांग सुनने को मिल रही है, नहीं सुनने को नहीं मिल रही। कि हर कोई अपनी निजी जीवन के अंदर, अपनी निजी जिंदगी के अंदर मशगूल हुए हैं। इसलिए संगठित होकर अपना, कोई भी अपने वर्ग का आदमी के साथ अन्याय होता है तो हर किसी को अपने को मजबूती से उनके साथ में खड़ा होकर उनके लिए न्याय दिलवाना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है। हमारे को संघर्ष, विश्नोई समाज संघर्ष करे और हमको बाकी सभी वर्णों जातियों को, हम लोगों को उनको संघर्ष के अंदर साथ देना चाहिए। एक नई परंपरा, नई शुरुआत हम लोग ये शुरू करें। हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? हमारी पीढ़ी नहीं करेगी तो कौन सी पीढ़ी करेगी? तो जो मूल मुद्दा है, मूल बात है कि आरक्षण के अंदर है क्या। ये दो अंग्रेजी के शब्द है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब तो एक शिक्षा नीति की बात करी कि भाई अंग्रेजी पढ़ो ही नहीं, हिंदी नहीं पढ़ो, मारवाड़ी पर आ जाओ। बातें तो कई तरह की हो रही है, उनके अंदर आ जाए, जाने का यह मौका नहीं और मंच नहीं। ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दो शब्दों को तो काफी हद तक चर्चा के अंदर लेकर आ गई। आज ये आरक्षण की व्यवस्था हुई है पूरे देश के संविधान के माध्यम से। उस आरक्षण के अंदर, हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंदर सबसे पहले एससी और एसटी को आरक्षण मिला, उसके बाद के अंदर ओबीसी को मिला, अब ईडब्ल्यूएस को मिला।
जब ईडब्ल्यूएस को मिला 200 एमएलए उस दिन विधानसभा के अंदर राजाराम जी मील साहब इतनी मजबूती से टेबलें बजा रहे थे कि कहीं वो टेबल टूट नहीं गई, कई टेबलों में दरारें आ गई। कोई विवाद नहीं, सर्वसम्मति के अंदर कोई राजनीतिक दल नहीं आया, कोई क्षेत्र नहीं आया, कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई नाराजगी नहीं आई, कोई विवाद नहीं आया और मजबूती से तालियां बजाते गए और कहनी साहब जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी ईडब्ल्यूएस का आरक्षण करो। ये तो आप लोगों ने देखा है, अभी देखा, इतिहास की बात नहीं है, तो अभी पिछले दिनों के अंदर हुआ। और जब हम लोगों का हक और अधिकार, जिसकी मैं बात कर रहा हूं कि ये वर्टिकल आरक्षण के अंदर 21% पहले तो 27% से 21% लेकर आई, ये अलग ही खेल चल रहा है इस देश के अंदर। न्यायपालिका के फैसले के आड़ में इस देश में क्या क्या खेल हो रहा है, मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि उसके बारे में भी थोड़ा बहुत समय निकाल कर आप लोग पता करें। ये अडानी ऐसे नहीं बनते हैं, इनके लिए वहां कई अनुकूल फैसले होते हैं। आज बाड़मेर के अंदर पिछले दिनों हम लोग संघर्ष कर रहे हैं बजरी के लिए, वो बजरी के अंदर बजरी के ठेकेदारों के लिए फैसला कहां से हुआ? न्यायपालिका में सुप्रीम कोर्ट की डबल बेंच। जब खेतों के अंदर लीज दे दी गई, किसान के खेत में लीज दे दी गई, तो उस किसान के खेत के अंदर खुद अपने खेत में बजरी का खनन जो लीज मिली हुई उसमें नहीं कर पा रहा। पूरी की पूरी नदी की लीज ठेकेदारों को दे दी गई। और किसकी मेहरबानी, किसका आदेश? सुप्रीम कोर्ट के डबल बेंच। उसी सुप्रीम कोर्ट से यह फैसला हुआ कि 50% का कैप लगे, वो अलग बात है। उसी फैसले के विरोध के अंदर, विपरीत के अंदर आज देश के अंदर दूसरे फैसले हो गए, उनका अनुसरण ही हो गया, टेबलें भी बच गई और उसके पाने के लिए शिथिलता भी मिल गई। बाकी सब लोगों के लिए आर्थिक पैमाना बिल्कुल अलग, और उन लोगों को खुश करने के लिए हम सब लोगों ने क्या कहा? नहीं साहब, बाकी के लिए तो गरीब के लिए तो 1 रुपया होगा तो वो गरीब, फिर इसमें ये बदलाव करो कि ये 10 रुपए हो गए तो भी ये व्यक्ति गरीब। और सबने ताली बजाई, किसी ने भी बोला नहीं, चुकारा भी नहीं करा, विवाद भी नहीं करा। कहीं मीडिया के अंदर कोई बात नहीं आई कि कौन अंदर खुश करने के लिए गया है, कौन नाराज करने के लिए गया है, कौन मुख्यमंत्री बनने के लिए गया है, कौन मंत्री बनने के लिए गया, कोई भी कहीं भी। ये तो कहीं मीडिया के अंदर नहीं, कहीं और जगह। ये 2 उदाहरण मैं आप लोगों को दे दूं। इसलिए जो वर्टिकल आरक्षण जिसके तहत हम लोगों को 21%, पहली बात तो 21% आरक्षण जो मिला है वही गलत है। पर घर से हम लोग निकले और अगर 10 खेत है, सबसे पहले हम लोगों का फर्ज क्या बनता है? जो सबसे जरूरतमंद खेत है उसके अंदर जाकर और हम लोग श्रम करें और खेती करें। आज हम लोग बातें करने के लिए तो कई बातें कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग अन्याय में ही पैदा हुए और संघर्ष के लिए ही पैदा हुए। कोई लोग पूछते हैं कि डीएनए क्या है? डीएनए हम लोगों का संघर्ष है। हमारे साथ बहुत अन्याय हुए हैं, पर हम लोग जब संघर्ष कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारे को स्पष्ट हमारे लोगों के क्या मंजिल क्या होने चाहिए, ध्येय क्या होना चाहिए, वो तय करना चाहिए। होता यह है कि 1000 बात कर लेते हैं हम लोग, 1000 बात से हम लोगों का जो मंजिल है, ध्येय, वो अपने आप ही वहां तक पहुंच नहीं सकते। आरक्षण, ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति ने तय किया कि मुख्य मांगे हम लोगों की 2 है। एक, कि मैंने तय नहीं किया, मैं उनका सहयोगी हूं। पहली, 2018 को जो परिपत्र जारी हुआ उसको विड्रॉ किया जाए। दूसरा, ये रोस्टर के अंदर, रोस्टर का खेल क्या है? पहले तो वर्टिकल बता देता हूं मैं। वर्टिकल के अंदर जो आरक्षण मिलना चाहिए तो हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंदर महिला आरक्षण है। आज उस हॉरिजॉन्टल आरक्षण के अंदर जब महिलाओं को आरक्षण दिया गया
तो अनुपातिक तौर के ऊपर उतनी ही एससी की महिला, उतनी एसटी की महिला, उतनी ओबीसी की महिला और उतनी ईडब्ल्यूएस की महिला बराबर हो। पर जब भूतपूर्व सैनिकों का वर्टिकल रिजर्वेशन होने का पूरे हिंदुस्तान के अंदर, बाकी सब जगह केंद्र सरकार की नौकरियों के अंदर भी जब यह व्यवस्था है कि उसको भी वर्टिकल रिजर्वेशन होना चाहिए। वर्टिकल रिजर्वेशन होता तो क्या होता? उस 21% के अंदर 12.5% हमारे फौजी आरक्षण लेते हैं और बाकी जो अनारक्षित कोई भी कैटेगरी जनरल कैटेगरी नहीं है, नहीं है, नहीं। ये कम से कम इन मंच के ऊपर तो आप ये पाप नहीं करो। मंच के ऊपर खड़े होकर हम लोग बात करते कि हिंदुस्तान के अंदर कहीं भी कोई जनरल कैटेगरी नहीं, वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है। उस अनरिजर्व्ड कैटेगरी का हक और अधिकार रखने वाला सिर्फ योग्यता से है, चाहे वो एसटी हो, चाहे एससी हो, चाहे ओबीसी हो। उसके बावजूद ये बात, ये भ्रम और भ्रांति फैलाई जाती है कि ये जनरल कैटेगरी नहीं है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी अभी जरूर नहीं इजाद करी गई। जो आर्थिक तौर के ऊपर कमजोर लोग हैं और बचे हुए हैं, इन सभी आरक्षण के अंदर श्रेणी उन लोगों के लिए ईडब्ल्यूएस, इसलिए जो ये हम लोगों के बीच में भ्रांति और फैसलों के अंदर ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है जनरल कैटेगरी का, उसके बारे में भी हम लोगों को जानना पड़े। जाने अनजाने के अंदर हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। ये जनरल कैटेगरी के कहकर वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी, और सुप्रीम कोर्ट के तरफ से कई फैसले हुए उन अनरिजर्व्ड कैटेगरी के अंदर मेरिट के आधार के ऊपर। अगर एसटी होगा तो सबसे पहले वो मेरिट के आधार पर पहला नंबर होगा तो पहले ही उसकी सीट भरी जाएगी। अगर एससी होगा तो उसकी सीट भरी जाएगी, ओबीसी होगा तो उसकी है। वो किसी भी वर्ग से आता है उसके अंदर अनरिजर्व्ड के अंदर उसकी सीटें नहीं होनी चाहिए। और खेल बिल्कुल ही अलग हो रहा है। खेल जो पोपाबाई के राज में हो रहा है वो इसके बिल्कुल भी अलग हो रहा है, विपरीत हो रहा है। आज सिर्फ एक फैसले के कारण पूरे के पूरे जो 12.5% है, हर कोई ये जानता है कि फौज के अंदर कौन जा रहा है। फौज में जो घर में सुखी है, महलों में रहते हैं, हजारों करोड़ का जो टर्नओवर हो रहा है, एक ही इंडस्ट्री एरिया के अंदर एक ही बड़ी दुकान के परिवार वाला कोई भी फौज में जा रहा, कोई भी नहीं जा रहा है। ये सिर्फ खेती को आप लोगों ने रोका, बंद किया, इसलिए आज खेती करने वाले किसान की अगली पीढ़ी फौज के अंदर जा रही है। और वो 12.5% के अंदर सबके सब वो किसान है, ओबीसी वर्ग के लोग। उसके कारण पूरे के पूरे 21% के अंदर 12.5%, लगभग 12.5% वो फौजी सिर्फ ओबीसी में ले रहे हैं, बाकी किसी वर्ग के अंदर नहीं हो रहा। ये मूल स्थिति है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल की। अगर ये संशोधन नहीं होगा तो हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा। दूसरी बात है ये रोस्टर की। रोस्टर का खेल क्या हो रहा है? आज ये ओबीसी के पद क्यों नहीं दिखा रहे? यह न्याय क्यों हो रहा है? सरकार में बैठकर जिस विभाग की जिम्मेवारी है, कार्मिक विभाग की जिम्मेवारी है कि किस वर्ग से वो कर्मचारी आया है, उस विभाग की आज नाकामी के कारण या गलत मंशा के कारण आज रोस्टर के अंदर व्यवस्था राजस्थान में नहीं है। पिछले आरएएस की भर्ती के अंदर ओबीसी का आरपीएस के अंदर शून्य पद दिखाया गया। फिर बात उठाई गई, राजा राम जी आप लोग सब लोगों ने बात उठाई, और वो जो 15 पद सर्जित हुए, वो 15 पद नहीं होने के वजह कारण अपन ने जैसे 15 पद सर्जित हुए, वो बात अपन ने दरी के नीचे डाल। किसी न किसी की जिम्मेवारी तो बनती है, अकाउंटेबिलिटी किसकी बनती है? आज बिना लाइसेंस तेज रफ्तार से गाड़ी में लेकर जाऊंगा तो जिम्मेवारी किसकी बनेगी? न्याय और कानून के लिए वो अलग नहीं है कि ये पूर्व डीजी है तो इनको छोड़ दो, या हरीश चौधरी एमएलए है छोड़ दो। और ये न्याय और कानून के अंदर जो व्यवस्था है उसको तोड़कर हम लोग जाते हैं और तालियां बजवाते हैं। वो किसी का नुकसान नहीं कर रहे, वो हमारे खुद के वर्ग का नुकसान कर रहे। ये भी हम लोगों को समझने की जरूरत है। तो वो रोस्टर गलत,
उन लोगों की नौकरी मिली है अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, और उन लोगों की जाति कुछ भी हुई, अगर उन लोगों की जाति पैदा हुई भी पैदाइश जाति उनकी ओबीसी है, तो उन्होंने सब वहां से अनरिजर्व से निकालकर उनको सबको ओबीसी के अंदर डाल दिया। उसके कारण आज ये शून्य पद है। और ये जो खेला हो रहा है, उस खेले को हम लोग जान नहीं रहे और हम लोग सब मौन। मंच द्वारा ये बात करी गई कि लाखों की संख्या के अंदर हम नागौर में रहते हैं, उस कुछ हजार स्टैंड के अंदर और स्टैंड से ज्यादा बाहर उस पेड़ों के ऊपर और सड़कों में बैठकर ही हम लोग संघर्ष क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए कर रहे हैं कि उन लोगों को आज भी सच्चाई नहीं पता है कि हम लोगों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। जैसे जैसलमेर के किसानों को नहीं पता था कि खातेदारी के अधिकार से उनको पीडीओ को इस जमीन का मालिकाना हक मिलेगा, इसलिए जैसलमेर के किसानों ने वो जमीन खातेदारी का अधिकार नहीं दिया। आज ऐसे बलदेवराव मिर्धा जी की जिंदाबाद नहीं बोलते हम लोग। बलदेवराव मिर्धा जी ने जागृति बाड़मेर में आकर, मारवाड़ में, पूरे राजस्थान में किसानों को जागृत किया। इसलिए हम लोगों ने खातेदारी के अधिकार के वक्त में जब सेटलमेंट के अंदर अमीन आता था, तो उस अमीन को राजस्व रिकॉर्ड के अंदर, और कितना मुश्किल से अमीन राजस्व रिकॉर्ड के अंदर लिखता था, वो भी हम लोग भूल गए। वो भी हम लोग भूल गए हैं। अब तो स्कॉर्पियो क्या, फॉर्चूना क्या, लैंड रोवर हो गई है, सब चीजें हो गई है। दिल्ली के अंदर भी हम लोगों के बड़े बड़े बंगले हो गए हैं, हजारों करोड़ लाखों करोड़ के धंधे भी हो गए हैं, पर वो जड़ हम लोगों की। पुलिस की भर्ती के अंदर पूरे राजस्थान के अंदर नंबर 2 योगेश यादव का है। तो योगेश यादव यहीं संघर्ष करता हुआ घूम रहा होगा, कल आकर लोगों के बीच में अपनी पीड़ा जाहिर कर रहा होगा, रात को आकर दरिया बिछा रहा होगा, अभी कहीं ना कहीं पीछे बैठा हुआ। उसने हिम्मत भी हारी। कई लोग इसको यह कहते हैं कि योगेश यादव अब तेरे को नौकरी नहीं मिली, तो कम से कम काम धंधा कर ले और कहीं ना कहीं अपने बच्चे पालने का, परिवार पालने का। फिर ये योगेश यादव ने क्या निर्णय लिया? एक कहावत है कि जिस वक्त जंगल के अंदर आग लगी हुई थी, तो एक छोटी चिड़िया अपने चोंच में पानी की बूंदे लेकर और आग बुझा रही थी। वैसे ही वो छोटी चिड़ियाओं के अंदर से ये योगेश यादव एक, वो आग बचा रहा। उस जंगल के अंदर आग बुझेगी या नहीं बुझेगी, पर जब इतिहास लिखा जाएगा उस योगेश यादव का नाम, उस जंगल में आग लगने में, आग बुझाते वक्त क्या व्यक्ति योगेश यादव ने। मेरिट में दूसरा नंबर होना, 5,500 भर्तियां होने के बावजूद भी आज वो बेरोजगार है। इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता? आज मेरिट के अंदर रमजान, एक नौजवान रमजान मोहसिन, इसके अंदर में हर समय रमजान के नाम पर मोहसिन बोल लेता हूं, मोहसिन के नाम पर रमजान। व्यक्ति हूं, भूल तो होगा, मेरे सामने कोई टेली प्रिंटर तो नहीं लगा हुआ है। आजकल जो व्यवस्था हुई है, भाषण देते वक्त सामने टेली प्रिंटर लगा हुआ, एक एक आंकड़े, एक एक बात हो जाए, उस हिसाब से बोलो, दुनिया को पता ही नहीं चले। वैसा तो है नहीं। तो ये नाम के अंदर भी कई बार में आज वो नौजवान एसआई की भर्ती के अंदर योग्य होने के बावजूद भी बेरोजगार। हजारों ऐसे नौजवान हैं जो बेरोजगार हैं। ये रोस्टर की व्यवस्थाओं के कारण, गलत रोस्टर, जिसका उदाहरण मैंने इस आरएस की भर्ती में, जब शून्य और शून्य के बाद, संघर्ष के बाद 14-15 पद जो सर्जन हुआ है, वही डीओपी आज अनरिजर्व्ड कैटेगरी में ओबीसी के लड़कों की भर्ती की संख्या निर्धारित नहीं होने के कारण ये अन्याय हम लोगों के साथ हो रहा है। इन दोनों वजह से आज हम लोगों के साथ अन्याय हो, शून्य भर्ती हम लोगों के साथ। अब दो बातें हैं, ये अन्याय आज हम लोगों के साथ हो चुका है। जिन नौजवानों के साथ अन्याय हुआ है, उनके लिए भी हमको संघर्ष करना पड़ेगा। फिर ये संघर्ष का अगला दौर होगा। पहले दौर के अंदर हम ये दोनों मांगे अपनी मंगाएंगे, और अगले दौर के अंदर शैडो पोस्ट उन नौजवानों के लिए कैसे होगी। लगातार अन्याय होता जा रहा है। जो लोग बैठे हैं, पहले परीक्षाओं के अंदर बहुत धीमे धीमे परीक्षाओं का परिणाम निकल रहा है। जैसे ये संघर्ष तेजी पकड़ रहा है,
परीक्षाओं के परिणाम की भी रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। पर इन लोगों को मैं चेतावनी देना चाहता हूं, आप कितनी भी तेजी से परीक्षाओं का परिणाम निकालो, जिस वक्त ओबीसी का नौजवान, ओबीसी का वर्ग जागृत हो गया, तो शैडो पोस्ट जो हमारा हक और अधिकार है वो आपको देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। हरीश चौधरी जिंदाबाद, हरीश चौधरी। तो ये दोनों जो पृष्ठभूमि मैंने आपको बताई है, किसी एक शायर ने ये लिखा, वो सूरतगढ़ के अंदर भी बोला मैंने, मैं कोई शायर नहीं हूं। दौरों में संघर्ष करते 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 राजा राम जी आपके पास, आप तो 2 फसली वाले आदमी हो, गंगानगर हनुमानगढ़ तो 2 फसली है, बगड़िया जी आप भी बढ़िया दादर की जमीन है 1 फसली, लोग तो आप भी हो, हम लोग तो दौरे वाले आदमी, तो उतनी हम लोगों का, हमारा तो संघर्ष पहले से कुछ से कदम हम लोग आगे जरूर बढ़े, और दुनिया को देखे तो हम लोग बहुत पीछे। हमारे पूर्वज संघर्ष करते थे सिर्फ पीने के पानी का, तो आज वो पीने का पानी एक घूंट कोई नहीं पी सकता, वो पीने का पानी पीकर हम लोगों के पूर्वजों ने जीवन जिया। अनाज जो आज जानवर भी नहीं खा सकते, लाल रंग की ज्वार, अपने जानवरों को वो सड़ी हुई कोई खिला दो, वो जानवर भी नहीं खा सकते। अमेरिकन ज्वार, वो अमेरिकन ज्वार हम लोगों के पूर्वजों ने खाई। तन पर कपड़ा कम रहता था, कंधों पर कपड़ा ज्यादा रहता था, पैरों में जूतियां कम रहती थी, अंगुलियों में जूतियां ज्यादा रहती, अंगुलियां तक जाती तो खाक में जूतियां रहती थी। उस संघर्ष को अगर हम लोग देखें, उससे तो आज चंद कदम हम लोग जरूर आगे बढ़े। और बार बार मैं बलदेव राम जी बिरदा, रामनाथ जी डोकिया और उन लोगों को इसलिए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं कि संघर्ष से आज हम लोगों को इस लायक बनाया है, उन लोगों की जागृति, उन लोगों के संघर्ष के। और आज ये जागृति एक एक व्यक्ति के बीच में कैसे पहुंचे, ये प्रण लेकर हम लोगों को उठना चाहिए। यहाँ से ये दोनों के दोनों फैसले हमारे अनुरूप कैसे हुए। हम लोग उतावले भी बहुत बनते, ये उतावलापन हमारे को कहां लेकर गया वो भी हम लोगों को पता है, कि जहां पहुंचना वहां तो कम पहुंचे, और जहां नहीं पहुंचने वहां संख्या हमारी हुई। पहुंचना तो एक है, वहां तो एक भी नहीं पहुंचा, और जहां नहीं पहुंचना वहां हम लोग सबसे ज्यादा पहुंच गए। उतावलेपन से हमको कुछ हासिल नहीं। हमको बड़ी मजबूती से जागृति के बाद में एक एक कदम अगर हम लोग चलेंगे, जब ये मंजिल मिलेगी, उतावलेपन से उन्हीं ताकत और उन्हीं सोच को हम लोग मजबूत करेंगे जिनके कारण हमारे के साथ अन्याय हो रहा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये लंबा संघर्ष, हजारों सालों से संघर्ष है, और कितना लंबा संघर्ष चलेगा। मुझे नहीं लगता ये संघर्ष मेरे जिंदा रहते हुए जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है, जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी, नहीं होगी। या आज बड़ी ईमानदारी से मैं आपको बोलता हूं कि अभी चर्चा भी शुरू नहीं हुई। जब इस पीढ़ी में चर्चा ही शुरू नहीं हुई, तो इस पीढ़ी को अगले पीढ़ी में भी हासिल हो जाए तो बहुत बड़ी। इसलिए उतावलापन हम लोग नहीं करें, विचलित नहीं हो। ये आजादी मिली थी उस वक्त, आंकड़े बताते, मेरे को पिछले दिन पंजाब के अंदर आंकड़े किसी ने दिए, चंद हजार लोग उस आजादी के आंदोलन में, जो हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा आजादी में शरीक थे पंजाब के लोग, उनकी संख्या कुछ हजार हुआ करती थी, उनकी संख्या लाखों नहीं हुआ करती थी, जिन्होंने आजादी के आंदोलन के अंदर आगेवान थे। आज जो आप लोग आए हो, अगर आप लोग मन से अगर ठान लोगे तो ये ओबीसी आरक्षण की विसंगति है क्या, हम लोग जातिगत आधार के ऊपर जनगणना और उससे आगे बहुत कुछ चीजें प्राप्त कर लेंगे। आने वाले समय में हमारे हक और अधिकार के फैसले होए। यही इस पावन पवित्र भूमि पर आप सब लोगों को शुभकामनाएं देता हूं। आप सब लोग इतनी संख्या में आई, संघर्ष करेंगे, एकजुट होकर संघर्ष करेंगे। दरी के ऊपर अगर जगह नहीं मिली तो दरी के बाहर संघर्ष करेंगे, और मैदान में जगह नहीं मिली तो मैदान के बाहर करेंगे, और बाहर नहीं मिली तो सड़क पर बैठकर करेंगे। और ईमानदारी से संघर्ष के अंदर कदम से कदम आपके साथ चलेंगे, यही मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, राम राम। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय हरीश जी चौधरी साहब। राजस्थान सरकार में आप पूर्व मंत्री रहे और वर्तमान में आप